गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग एक बार फिर से रूबरू हो रहे हैं। बीच में परीक्षाओं के आ जाने से हमारे क्लास डिस्टर्ब हो गए थे, लेकिन अभी एक बार फिर शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने जलालुद्दीन खिलजी तक की पढ़ाई की थी। आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी शुरू कर रहे हैं। हमें विदित होगा कि जलालुद्दीन के भतीजे और दामाद, उसका भतीजा ही जो उसका दामाद था, उसने दक्षिण के विजय अभियान किया था। वहां से संपत्ति लूटने के पश्चात उसने अपने ससुर और सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को कड़ा यानी इलाहाबाद बुलाया था और उसे सम्मानित करने, उसे धन देने के बात कहकर उसे भरोसे में बुलाया और उसी गंगा नदी के तट पर, जहां पर इलाहाबाद यानी कड़ा नामक स्थान है, जहाँ के वह सूबेदार हुआ करता था, प्रांतपति हुआ करता था, वहाँ बुलाया और उसे जलमार्ग से बुलाकर उसी नदी के तट पर इसकी हत्या कर दी। और इस हत्या के पश्चात उसके सुल्तान बनने की जो महत्वाकांक्षा थी वह अब पूरी होती नजर आने लगी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमारे पास जो साहित्यिक स्रोत है वे तीन महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सबसे पहला है तारीख़ फिरोज शाही। यह ज़ियाउद्दीन बरनी की मशहूर रचना है, जिस फिरोज शाह के काल में उसने इसकी रचना की थी और इसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। दूसरी रचना है तारीख़ मुबारक शाही। यह याह्या बिन सरहिंदी की रचना है। इससे भी हमें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। और तीसरी महत्वपूर्ण रचना है वह अमीर खुसरो की है, जो खज़ाइनुल फुतूह इस नाम से जानी जाती है। इसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो हम पाते हैं कि चूंकि बलबन के काल में राज्य का कंसोलिडेशन यानी सुदृढ़ीकरण का कार्य संपूर्ण हो चुका था, अब राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण काम हो चुका था। दूसरी बात है, बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को यानी कि सुल्तान के पद को राजत्व के साथ जोड़ करके एक मजबूत सत्ता के सिरमौर का उसने नींव प्रदान किया था। यानी कि सुल्तान शक्तिशाली होना चाहिए और उसको अलाउद्दीन खिलजी ने फॉलो किया। तो ये तो राज्य का सुदृढ़ीकरण का काम पूरा हो चुका था और दूसरा सुल्तान के पद एवं गरिमा का एक मजबूत आधार दिया जा चुका था। इन दोनों ने मिलकर के अलाउद्दीन के लिए राज्य विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म यानी कि एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। अब चूंकि हम देखते हैं कि उसने सत्ता को धोखे से प्राप्त किया था, अपने ससुर, अपने चाचा और सुल्तान जो तीनों एक ही आदमी थे, उनकी हत्या करके इसने प्राप्त किया था। अतः राज दरबार, महत्वपूर्ण सामंत और यहां तक कि प्रजा भी उसके खिलाफ हो गई थी, उसे नफरत करने लगी थी। लेकिन कहते हैं कि पैसे में बहुत बल होता है। उसने पैसे को लुटा करके, बिखेर करके अपने विरोधियों को भी अपने
पक्ष में कर लिया था। लेकिन राज परिवार तो उससे पूरी तरह से नाराज था। जलालुद्दीन की पत्नी जो उसकी सास थी, जिनका नाम मल्लिका-ए-जहां था, उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र के बदले में, जो दिल्ली में उनके साथ था, रुकनुद्दीन, जो दूसरे या तीसरे नंबर का पुत्र था और अयोग्य भी था, उसको उसने जल्दबाजी में दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठा दिया। जो उसका ज्येष्ठ पुत्र था अरकली खां, वह उसका ज्येष्ठ पुत्र था अरकली खां, वह मुल्तान में, सिंध मुल्तान में प्रांतपति था। वहां का इक्तदार था, वहां का प्रांतपति था। असली दावेदारी अरकली खां की होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि इलाहाबाद खड़ास के पास इस क्षेत्र में गंगा यमुना की था, यहां पर अलाउद्दीन खिलजी था, या दिल्ली की ओर कूच किया, आगे की ओर। जब वह दिल्ली पहुंचने वाला था तो रुकनुद्दीन उसकी फौज को देख करके हिम्मत नहीं जुटा पाया सामना करने के लिए, और वह अपने बड़े भाई के पास मुल्तान चला गया, जो आज पाकिस्तान में है। वहां जाने के पश्चात दिल्ली की जाने के कारण दिल्ली की जो सिंहासन था अलाउद्दीन के लिए एक खाली हो गई, और वहां पर उसने धन को लुटा करके, उसने संपत्ति को लुटा करके अब विरोधियों को अपने पक्ष में कर लिया और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। पुराने नोबल्स, पुराने सामंत को उसने एक एक करके हटाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी उसको राज्य के लिए चुनौती जिंदा थी, और वह चुनौती थी अरकली खां की। अतः इसके लिए उसने एक सेना भेजी मुल्तान में, और वहां पर उसने अरकली खां, अपनी सास मल्लिका-ए-जहां और रुकनुद्दीन, तीनों को कैद करके दिल्ली ले आया, और कालांतर में इन तीनों को हत्या कर दी गई। और इस प्रकार जो असली सुल्तान जिसे होना था, उसकी दावेदारी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। यानी कि असली मालिक जलालुद्दीन का, जो उसका ज्येष्ठ पुत्र था अरकली खां, वह दुनिया में ही नहीं रहा, और इस प्रकार उसका भतीजा होने के कारण और सत्ता पर कब्जा कर लेने के कारण इसकी दावेदारी अब कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि उन्होंने हिंदुओं को भी अपनी सेवा में लिया, गैर मुस्लिम लोगों को शामिल करना एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी कदम था। उसने भारतीय मुसलमानों को भी अपने सर्विस में लिया, और इस प्रकार इन दोनों को लेने से एक क्रांति के द्वारा उसने तुर्की मुसलमानों को सत्ता से दूर कर दिया। तो अब टर्किश नोबल्स जो बहुत ही शक्तिशाली हो चुके थे, अब निःशक्त हो गए। इस प्रकार उसने प्रारंभिक समस्या को निपटारा किया, लेकिन अब उसके साथ दूसरी समस्या थी मंगोलों के आक्रमण की। मंगोल आक्रमण उसके काल में भी हुए। उसके काल में दुआ नामक शासक
जो उसने 1291 से 1306 ईस्वी तक ट्रांस ओक्सियाना क्षेत्र में शासन किया, वह शासक के रूप में रहा और उसने भारत में कई आक्रमणकारियों को भेजा। द्वार आक्रमणकारियों को भेजने के लिए विद्वानों ने जब विश्लेषण किया तो पाया कि उसे भी धन चाहिए थी, क्योंकि उसे पर्शिया यानी ईरान के शासक अल खानीद के विरुद्ध युद्ध करना था और अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। उसके लिए धन चाहिए और धन कहाँ से मिलता? भारत से, जैसा कि उसके पूर्ववर्ती शासकों को उसने देखा था। और उसने कई आक्रमण भेजे। उसके प्रारंभिक 2 आक्रमण थे वह असफल रहे। उसके बाद अपने पुत्र को उसने भेजा और उसका पुत्र, जिसका नाम कुतलुक ख्वाजा था, वह 1299 में भारत आया। उसके पहले 1297 में कादर आया था, वो पराजित हुआ। 1299 में कुतलुक ख्वाजा आया, वह भी पराजित हुआ। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने थोड़ी परेशानी उठाया था, लेकिन उसने इस परेशानियों को निपटने के लिए भी उसने प्रबंध किया और उसने अपने सशक्त सेना नायकों को, जो कि युद्ध कला में प्रवीण थे और राज्य के सीमा की सुरक्षा करने के लिए योग्य समझे गए थे, उसको उसने सीमावर्ती क्षेत्रों में अपॉइंट किया। इनमें सबसे प्रमुख था गाजी मलिक। उसने दीपालपुर का उसे गवर्नर बनाया और इस प्रकार हम देखते हैं कि उसने सीमा की सुरक्षा का प्रबंध किया। तो एक बार फिर से हम ये देखते हैं कि 1297 में कादर, 1299 ईस्वी में कुतलुक ख्वाजा, 1303 ईस्वी में तरगीब भी भारत की सीमा पर, लेकिन वो भी पराजित हुआ और उसके आक्रमण को विफल कर दिया गया। 1305 में एक और आक्रमण हुआ, लेकिन उसे भी पराजित करके वापस भेज दिया गया। मंगोलों का आखिरी आक्रमण 1306 ईस्वी में हुआ, जब गाजी मलिक ने भारत पर आक्रमण किया था और वह गाजी मलिक वास्तव में भारत की पश्चिमी सीमा यानी कि रावी नदी के तट पर ही वह पराजित हुआ और उसके बाद मंगोलों की हिम्मत टूट गई। और इसके साथ साथ क्योंकि ये दुआ शासक रहा नहीं, ये इसकी मृत्यु हो चुकी थी और इसके बाद कोई भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि एक अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक थे। वह विश्व विजेता बनने की ख्वाहिश रखता था और इसी उद्देश्य से उसने अपनी उपाधि सिकंदर ए सानी रखा। सिकंदर ए सानी ताकि विश्व को विजय कर सके, विश्व विजेता बन सके। लेकिन उसके समय में एक काजी थे जिसका नाम था अलाउल मुल्क। उन्होंने इसे सलाह दिया कि विश्व विजेता बनना कोई खेल काम नहीं है, इससे बेहतर होगा कि वह संपूर्ण भारत को ही विजित कर ले, संपूर्ण भारत पर भी विजय पाए, यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी दिशाओं में भारत में विजय करे। यही बहुत संपत्ति है, इसी को विजय पा करके वह संगठित करे। वह उसने उसकी बात मान ली और इसी कारण उसने अपने विजय अभियान को भारत तक ही सीमित रखा। वह पहले मध्य भारत और गुजरात तक के क्षेत्र को जीता, फिर दक्षिण भारत। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर भारत के जो तमाम क्षेत्र थे वो उसके अधिकार में थे, कश्मीर को छोड़ करके, वो बंगाल को छोड़ करके। मध्य भारत में उसने मालवा राजपूताना के क्षेत्रों पर विजय किया,
दक्षिण में उसने सुदूर प्रदेश तक विजय पाया, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और यहां तक कि तमिल क्षेत्र में, जहां पर पांड्य वंश का शासन था। कर्नाटक में होयसल वंश का शासक था, आंध्र में काकतीय वंश का शासन था और गुजरात में राजपूतों का शासन था। इन तमाम क्षेत्रों पर और देवगिरी यानी कि महाराष्ट्र में यादव वंश का शासन था। तो इन तमाम क्षेत्रों पर उसने एक एक करके विजय पाया, जिसको हम लोग कल देखेंगे। उसने मध्य भारत और दक्षिण भारत के विजयों को। तो आज ये इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्टरी क्लास था अलाउद्दीन खिलजी का। इसके विजय अभियान का बारे में हम कल पढ़ेंगे।